नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। लगातार आप लोगों का ये चल रहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को पुनः से रिज्यूम किया जाए, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिज्यूम कर रहे हैं। और बीपीएससी जो है हमेशा क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पूरा कवर कर लेंगे। तो अपने एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी टेस्ट पेपर आप उठाएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, इस वीडियो के मार्फत से यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर इट। और मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपको सब्जेक्ट का फील आ जाए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा आपको पता हो जाए, और जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए आप उसको बनाने की स्थिति में होंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप हम लोगों को कुछ मेल करना चाहते हैं तो ये हम लोग का मेल आईडी है। और टेलीग्राम पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डालते रहते हैं जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इससे हम लोगों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ये जो है तस्मानिया है, ठीक है। अगर आप इसको मैं कहता हूं पार्ट नंबर 1, इसको मैं कहता हूं पार्ट नंबर 2। आपको लगता है दिख नहीं रहा होगा, पर ठीक है, पार्ट नंबर 3 इसको कहते हैं। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्ट नंबर 1 मतलब प्लस पार्ट नंबर 2 जो है, अगर इन दोनों को आप जो मिला लेंगे तो इसको आप मतलब तस्मानिया को जोड़ लेंगे तो इसको आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। थोड़ा हम लोगों को चीज़ क्लियर रहे शुरू से तो अच्छा रहेगा। बेसिक से मैं एकदम उठा रहा हूं आपको। इसको आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड कहेंगे। पार्ट नंबर 1 प्लस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 कहने का मतलब है ये पूरा पार्ट। पार्ट नंबर 2 मतलब तस्मानिया को आप जोड़ दीजिए, प्लस पार्ट नंबर 3। अगर आप अफ्रीका वाला वीडियो देखे होंगे तो ये जो पूरा पार्ट नंबर 3 है ये पपुआ न्यू गिनिया का राइट वाला पार्ट है। जब इस आप तीनों को जोड़ लेते हैं तो इस तीनों को आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग और अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, जब मैं ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड कहूंगा तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट आई एम टेकिंग दिस पार्ट ऑफ द पपुआ न्यू गिनिया। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जो हम लोग पुराने वाले वीडियो में कर चुके हैं कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है। तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। किस पर इसका एकाधिकार है? डेनमार्क। इसकी राजधानी कहाँ है? नूक। 2 नंबर पे जो आइलैंड है वो है न्यू गिनिया। तो ठीक है, न्यू गिनिया का जिक्र आया तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। और फिर बोर्नियो आता है, वो सब हमने बता रखा है। गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। दिस इज द 3rd लेक्चर सीरीज। इसका आप बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब पहले दोनों सीरीज को आप देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत चीजें स्किप करूंगा। अब मैं आपसे एक इजाजत मांगता हूं, क्या आप मुझे इसकी सहमति देंगे कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन चल रहा है, ये जो लाइन है ये मकर रेखा की लाइन है। ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री साउथ की लाइन है। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं ये कह सकूं कि ये जो मकर रेखा की जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप बोलते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये लगभग मोटा मोटी ऑस्ट्रेलिया को 2 भाग में कट करता है, इक्वल हाफ में कट करता है? अगर आप उसको मुझे इसकी इजाजत दे तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिवाइड द ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली इनटू द 2 हाफ। व्हाट आई एम सेइंग इज approximately the tropic of capricorn is dividing australia into 2 equal halves। इस चीज की आप मुझे अनुमति देंगे? अब 2-3 फीचर्स के बारे में हम लोग और देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। दोस्त देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो आप ये पाइए देखेंगे कि एक ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा दोस्त बेल्ट है ये माउंटेनस बेल्ट है। और ये जो माउंटेनस बेल्ट है इसको आप कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस माउंटेनस बेल्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप देखिए कि यहां पर इस तट के पास एक बहुत भयंकर रूप से कोरल रीफ है। इस वीडियो में हम लोगों को, हाँ, यहां पर आप देखिए तो एक
ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में आपको दिख रहा होगा। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ईस्टर्न तट पर है, उसकी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ये सब हम लोग को फैक्ट होते चले, वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्योंकि लगातार न्यूज में है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोरल जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, और जो कोरल, ये कोरल ब्लीचिंग के लिए बहुत फेमस है। अभी जो कोरल ब्लीचिंग हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है? कोरल ब्लीचिंग जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ओशन जो समुद्र में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट हैज़ गॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। यहीं पर एक चीज़ आपको बताते चले कि जो कोरल रीफ होता है ये it is called as the tropical rainforest of the ocean. It can be a probable question in your it is called as the tropical rainforest of the ocean. Rainforest क्या होता है? Rainforest हमने आपको पुराने वाले अफ्रीका वाले वीडियो में बताया कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पर बड़े घने जंगल होते हैं। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो रिवर बेसिन में है, बहुत घने जंगल होते हैं इक्वेटर पे, क्योंकि फॉरेस्ट को दो चीज़ की जरूरत होती है मुख्य रूप से, हीट का मतलब टेम्परेचर का और रेनफॉल का, ये दोनों चीज़ एबंडेंस में अवेलेबल होता है इक्वेटर पे, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सदाबहार फॉरेस्ट होते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये किस चीज़ के लिए बहुत फेमस होते हैं? यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं। जब बहुत घने जंगल होंगे तो बहुत सारे एनिमल भी होंगे। तो फ्लोरा और फौना के दृष्टिकोण से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत रिच होता है। पर जब आप ओशन की बात करते हैं तो ओशन में पाएंगे कि ये जो कोरल रीफ हैं ये पूरे ओशनिक क्षेत्र का मात्र 0.1% क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करते हैं। पर 25% जो एनिमल हैं, 25% समुद्र में जो जीव हैं इसी कोरल रीफ में रहते हैं। और जब इस कोरल रीफ में रहते हैं तो फौना के दृष्टिकोण से, एनिमल्स के दृष्टिकोण से बड़ा रिच इकोसिस्टम है। ये इतना रिच इकोसिस्टम है कि इसको आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं। तो इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। और तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और सबसे विश्व का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको आप ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस बेल्ट को देखिए। ये वाला जो बेल्ट है ये कौन सा बेल्ट है? ऑस्ट्रेलिया का। ये वाला जो बेल्ट है मेरे दोस्त, ये इसका वेस्टर्न बेल्ट है। आप ऐसे सेंट्रल बेल्ट आप इसको कह सकते हैं, प्लस वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया होगा कि यहां पर भयंकर रूप से डेजर्ट है। अब आपका प्रश्न ये उठेगा कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों डेजर्ट है, इधर क्यों नहीं डेजर्ट है? इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में। पर हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहां पर क्या है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पर डेजर्ट है। अब डेजर्ट होगा तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं। आप लोग काबिल लोग हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, वी आर डीलिंग विथ ए इंटेलिजेंट क्राउड। तो देखो डेजर्ट में हम सब्सटेंशिएट करते हैं। यहाँ पे जो डेजर्ट है उस डेजर्ट का नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, तो अपने पास लिस्ट भी हो जाएगा। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। यहाँ पर ही विक्टोरिया डेजर्ट है। जो विक्टोरिया डेजर्ट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है मेरे दोस्त। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जहां पर डेजर्ट है, यही रिच इन माइंस है। जितने माइंस हैं यहीं पर हैं, इसी पार्ट में हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए तो यहां पर एक माउंट मैग्नेट है, यहां पर कुलगर्दी है, बहुत फेमस है। कुलगर्दी वाला तो मतलब 500 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका होगा। यहीं पर कुलगर्दी से 25 किलोमीटर दूर पर एक और माइंस है, इसका नाम है कलगुरली। ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये जो तीनों माइंस हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए बड़े प्रमुखता से जाने जाते हैं। गोल्ड और डायमंड के लिए एक चीज़ और हमको ध्यान में आ गया तो आपको यहीं पर बताते चले, इससे संबंधित नहीं है, पर गोल्ड और डायमंड का एक और सिटी हब है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है ना।
तो यहाँ से नहीं है, पर आपको एक ध्यान दे दिए कि आपको कभी मैच विद द फॉलोइंग पूछ लिया तो याद रखिएगा, गोल्ड और डायमंड के लिए एक जोहान्सबर्ग जो है वो भी हब रहा है। पर ये तीनों जो क्षेत्र हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर द माइंस एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अब आप मुझे एक चीज की इजाजत दीजिए, आप मुझे इस चीज की इजाजत देंगे क्या कि मैं कह रहा हूं कि ये जो मकर रेखा है, ये जब ऑस्ट्रेलिया को दो भाग में काट रहा है, तो मकर रेखा की जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला कौन सा बेल्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का? ये वाला बेल्ट टेम्परेट बेल्ट हो गया, कहने का मतलब है। और इसके ऊपर वाला बेल्ट क्या हो गया? ट्रॉपिक बेल्ट हो गया। अब कैसे हो रहा है इसको हम यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, 0 इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया। मकर रेखा से नीचे वाला जो लाइन होता है जो 66.5 तक चलेगा, इस बेल्ट को आप टेम्परेट बेल्ट बोलते हैं। टेम्परेट बेल्ट यूजुअली आप देखेंगे तो ठंडा होगा। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक वाला जो बेल्ट होता है, इसको आप ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं। तो हमने अभी कहा कि जो 23.5 डिग्री साउथ है वो ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो भागों में काटता है। तो एक भाग ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिक बेल्ट में पड़ गया, एक भाग ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेट बेल्ट में पड़ गया। और जो टेम्परेट बेल्ट में पड़ गया ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर जो ग्रासलैंड होता है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, उसको आप क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। इस पर हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अफ्रीका वाला वीडियो में बता रखे हैं, इसको आप डाउन्स कहते हैं। और जो टेम्परेट बेल्ट होता है, जहां पर ग्रासलैंड होता है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, वहां की सॉइल, वहां का मॉइस्चर इस तरह का होता है कि ये वीट के उत्पादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो टेम्परेट बेल्ट वाला जो रीजन है, जो ग्रासलैंड वाला बेल्ट है, वो वीट के उत्पादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसको बाद में हम लोग और भी डिकोड करेंगे। अब एक चीज हमको और आपसे पूछना है कि यहां पर डिजर्ट है, यहां पर माउंटेन है जिसको आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोल रहे हैं। यार, जब डेजर्ट है तब तो ऑस्ट्रेलिया में पानी की बहुत किल्लत होती होगी और चारों तरफ तो समुद्र है, तो यहां के लोग को पानी की बड़ी किल्लत होती होगी। चार समुद्र वाला पानी तो आप पी नहीं पाएंगे क्योंकि वो खारा होगा। और यहां पर पूरा क्षेत्र में डेजर्ट है, वेस्टर्न पार्ट और द सेंट्रल पार्ट में, और यहां पर पर्वत ही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यार, प्रकृति बड़ी ही सुंदर है। प्रकृति ने क्या किया है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे, उसके अंडरग्राउंड में देयर इज अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर, मीठा पानी का बहुत भयंकर रूप से भंडार है। कहाँ पर भंडार है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे। और जो भंडार ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे है वो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट की जलापूर्ति में काम करता है। और इस पार्ट को जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे है, इसको आप ग्रेट अर्टिशियन बेसिन बोलते हैं। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट अर्टिशियन बेसिन इज प्रेजेंट इन विच कॉन्टिनेंट और इन विच कंट्री, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कट, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट अर्टिशियन बेसिन इज अ लाइफलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसका जीवन रेखा है। अगर वो नहीं रहेगा तो पानी तो जीवन है, जल जीवन हरियाली मिशन अपने बिहार में चल रहा है, पानी तो जीवन है। अगर ये ग्रेट अर्टिशियन बेसिन नहीं रहे तो ऑस्ट्रेलिया पानी के लिए मर जाएगा। वहाँ पे मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना, तो वो सारा चीज़ रखा का रखा रह जाएगा। अब मेरा आपसे 2-3 चीज़ है पूछना है। एक तो हमारा क्वेश्चन ये फंसा हुआ कि यहीं पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं डेजर्ट है ना, यहाँ पर क्यों नहीं डेजर्ट है, यहीं पर क्यों कंसंट्रेटेड है। इधर भी थोड़े बहुत छोटे मोटे डेजर्ट है, बट बेसिकली दे आर कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट। वाई, इसको हम लोग बाद में आते हैं। अब देखिए, एक मेरा आपसे और प्रश्न है, अगर आप और बारीकी से देखिएगा तो आप देखिए कि जितने महत्वपूर्ण सिटी हैं ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडलेड, पर्थ, ये सारे कहां पर हैं? ये सारे कोस्ट लाइन पर हैं। अब आपको समझ में आया, अपना बिहार इसलिए भी नहीं डेवलप्ड है क्योंकि हम लोग लैंडलॉक्ड हैं। आप जब कोस्ट लाइन पर हैं तो आप जितने बड़े बड़े शहर हैं कोस्ट लाइन पर हैं, जब आप कोस्ट लाइन पर होते हैं तो क्या होता है? ट्रेड बहुत अच्छा होता है। अगर होशियार लड़का रहेगा तो यहीं से एक और पॉइंट निकाल लेगा, बोलेगा कि सर
आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो उसके यहां पर देखिए केम्स है, टाउन्सविले है, क्वींसलैंड है, वो सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो इसके ईस्टर्न तट पर हैं। यहीं पर पर्थ वर्थ को छोड़ दीजिए तो क्यों, अगेन यहां पर आ गया भाई, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, ये क्या है, डेजर्ट है। पर यहां पर पर्थ वगैरह ऐसे इंपॉर्टेंट सिटी अपवाद के रूप में क्यों आ गए भैया? यहीं पर माउंट मैग्नेट है, यहीं पर कुलगर्दी है, यहीं पर करगुलरी है, और ये क्या है, माइंस सिटी है ना। अब झरिया नहीं है क्या, धनबाद नहीं है शहर क्या? धनबाद और झरिया इसलिए है क्योंकि उसकी नींव में क्या है, कोयला है। ठीक है, लोग वहां परेशान हैं, पर कोयला के चलते वहां पर शहर बसे हुए हैं, तो एक आध अपवाद हैं, पर मुख्य शहर आप देखेंगे तो वो तट पर हैं, ईस्टर्न तट पर हैं, वो डेजर्ट से थोड़े दूर हैं, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को रिलेट करिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई डेजर्ट यहीं पर क्यों है? आप एक और दिमाग में लगाइए, सहारा डेजर्ट भी वेस्टर्न तट पर है। आप देखिएगा कि आटाकामा डेजर्ट अभी नहीं बताए हैं, पर वो भी आप बताएंगे तो वो भी वेस्टर्न तट पर है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल द डेजर्ट्स, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक द गोबी डेजर्ट एंड ऑल which are on the eastern coast, but most of the deserts are on the western coast. Why? हम लोग उस चीज पे जाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब आप समझ में देखिएगा। एक तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे तो यहां से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बहता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक करंट है जो बहुत ही ठंडा करंट है। जब बहुत ही ठंडा करंट है तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का ही एक जो स्ट्रीम है यहां पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में फ्लो करता है। जब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहां पर डेजर्ट होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड करंट होता है वो बारिश को नहीं देता है, वो इतना ज़्यादा इसके कोस्ट को ठंडा कर देगा कि एक तरह से ठंडा अंटार्कटिका एक डेजर्ट है, वो इतना ठंडा है कि वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के कारण, जो कि बहुत ही ठंडा करंट है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द लार्जेस्ट करंट दैट इज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, उसके एक्सटेंशन है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो पूरे ग्लोब में बहता है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इतना बड़ा करंट है, उसी का एक्सटेंशन है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। जब कोल्ड करंट के जो भी क्षेत्रफल कोल्ड करंट के प्रभाव में आ जाएगा वो डेजर्ट उसका बनना तय है। अभी भी कुछ लोगों को इसका फील नहीं मिला होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा। आपके लिए हम और एक्सप्लेन चीज़ों को करते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, इक्वेटर जो विषुवत रेखा होता है ये लो प्रेशर होता है, इतना आपको पता होगा। ये हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर मेरे दोस्त। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, है ना। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा। आपको इतना पता होगा कि यहाँ पे हवा यूं बह रहा है, क्यों ऐसे डायरेक्शन है, वो कोरियोलिस फोर्स के चलते है। हम इतना मान के चलते हैं कि आपको इतना पता होगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन है हवा का वो यूं चल रहा है। अपना ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पड़ रहा होगा, हम लोग का ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पड़ रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया कुछ पड़ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि मोटा मोटी आधा के रूप में डिवाइड कर रहा है। मेरे दोस्त हमको ये बताइए कि ये जो बेल्ट है, यहाँ पे जो विंड बहता है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। इसी विंड को आप ईस्टर्ली भी बोलते हैं। क्यों इसको आप ईस्टर्ली बोलते हैं? आप देखिएगा कि ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट होता है। तो हवा का डायरेक्शन कहाँ है, आप जेनेसिस से लिया करिए, जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है यूं बह रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन से बह रहा है, इसलिए इसको आप ईस्टर्ली बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि जब हवा यहाँ से बहा तो यहाँ पे हवा के पास 100 ग्राम मॉइस्चर है। यहाँ पे कुछ मॉइस्चर सिलेक्ट किया होगा रास्ता में जाते जाते, तो यहाँ पे 90 ग्राम मॉइस्चर हुआ होगा, 80 ग्राम मॉइस्चर हुआ होगा। क्यों ऐसा मॉइस्चर घट रहा होगा? आप मान लीजिए कि आपके पास एक थैली है, यहाँ पर छेद किया हुआ है, आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर घर पे जाना है, तो छेद से तो पानी गिरते जा रहा होगा। तो आप जब घर के पास पहुँचेंगे तो पानी कम हो जाएगा। एयर के पास मॉइस्चर है, लैंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, पर्वत के पठार के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, तो वो इससे मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ 90 ग्राम बच रहा होगा, 80 ग्राम बच रहा होगा, यहाँ पर 70 ग्राम बच रहा होगा, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसके पास 0 ग्राम बच रहा होगा।
होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हवा ऐसे बह रही है, यहाँ पर 100 ग्राम मानते हैं मॉइस्चर था, जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो उसके पास मॉइस्चर खत्म हो जा रहा है। तो ये कौन सा पार्ट हो रहा है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखें तो ये कौन सा पार्ट बन रहा है? इसका वेस्टर्न ही पार्ट तो बन रहा है, इसका है ना, इसको और ऐसे बना लीजिए तो इसका वेस्टर्न ही पार्ट तो बन रहा है। इधर तो इसके पास मॉइस्चर है तो बारिश हो रही होगी, पर इधर वाला पार्ट में आप देखिए तो इट फॉल्स इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द ट्रेड विंड। जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रेड विंड में होगा तो मॉइस्चर कम होगा हवा के पास, जब मॉइस्चर कम होगा तो मॉइस्चर से ही क्लाउड बनता है, बारिश कम होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सेंट्रल पार्ट और द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग द डेजर्ट्स आर नॉट ऑन द ईस्टर्न पार्ट और द अदर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इट इज ऑफन सीन दैट द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स विच आर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, जो भी ट्रॉपिकल बेल्ट में होंगे उनके जो डेजर्ट्स होंगे वेस्टर्न तट पे होंगे। उसके पीछे कारण यही रहेगा क्योंकि वो ट्रेड विंड के बेल्ट में आ जाएंगे। जब ट्रेड विंड के बेल्ट में आ जाएंगे तो ट्रेड विंड जब यहाँ पर वेस्टर्न तट तक पहुँचने लगता है तो उसके पास जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो डेजर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे होंगे। ये प्रीलिम्स के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, पर मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर चीज़ों को समझने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही मेरे दोस्त। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर एक माउंटेन श्रेणी है, उस माउंटेन श्रेणी का हमने क्या नाम दिया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? डार्लिंग। डार्लिंग का आशिक यहाँ से निकलेगा मूरे, जो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदी निकलेगी, एक डार्लिंग निकलेगी, डार्लिंग का आशिक मूरे निकलेगा। यार जब डार्लिंग रखोगे तो आज ना कल उसके पिताजी से तो इनकाउंटर होना ही होना है, कितना भागोगे? डार्लिंग यहाँ से निकली, मूरे यहाँ से निकला, दोनों यहाँ पर प्रेम किए, दोनों इस जगह पर मिले, पर कितना दिन प्रेम चुप चुप के करोगे, छिप छिप के करोगे मेरे दोस्त? आज ना कल तो इनकाउंटर होना है और ये दोनों नदी मिलके इनकाउंटर बे में गिर जाएंगे। ठीक है, तो डार्लिंग बेसिन मूरे बेसिन मिल जाएगा और इनकाउंटर बे में गिरेगा। अभी हमने आपको बताया कि ये जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला बेल्ट है ये तो टेम्परेट बेल्ट है, ये ठंडा बेल्ट है। और जब टेम्परेट बेल्ट होता है, हमने आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बताया है, तो ये जो पूरा बेसिन है, जो मूरे और डार्लिंग वाला जो पूरा बेसिन है, ये जो बेसिन है यही बेसिन इज़ फेमस फॉर, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है इसी बेसिन को आप डाउन्स बेसिन भी बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में अभी हमने आपको बताया कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वेरी फेमस फॉर व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर वेरी फेमस फॉर वीट। वीट का ज़बरदस्त उत्पादन होता है, इसीलिए मूरे डार्लिंग बेसिन को आप वीट बास्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। इतना जितना हम कहानी आपको सुनाए हैं बस इसी चीज़ को बताने के लिए कि इतना जो कहानी का रचना हुआ है। वीट बास्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको बोलते हैं? मूरे डार्लिंग बेसिन को बोलते हैं। पर आपको रटना नहीं है मेरे दोस्त, आपको इसलिए समझना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे टेम्परेट बेल्ट होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला जो एरिया होता है बहुत ही फर्टाइल वीट के लिए होता है, और इसीलिए चूंकि मूरे और डार्लिंग वाला बेसिन इधर बेल्ट में पड़ जाता है, इसीलिए वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जब वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो इसको आप क्या कहते हैं? वीट बास्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। हमने टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में और भी चीज़ें आपको बता रखा है। हमने आपको बता रखा है कि कहीं कहीं इसको प्रेयरी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको स्टेपीज बोलते हैं। ये सारा चीज़ पूरा लिस्ट आपको दे रखे हैं अफ्रीका वाला वीडियो में, फिर भी आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। स्टेपी में एस है तो हमने बता के रखा है कि ये रसिया है। प्रेयरी को कहाँ कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं। हमने अभी बताया है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है दैट इज़ वेरी फेमस फॉर द वीट, तो प्रेयरी को जो है वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब अमेरिका वाला हो गया ना, वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। जो स्टेपी है, रसिया एक ऐसा देश है जो क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब इसके कुछ पार्ट यूरोप में हैं,
कुछ पार्ट एशिया में है, 77% के आसपास इसका क्षेत्रफल, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं एशिया में है, तो 77% के आसपास इसका क्षेत्रफल एशिया में है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य रूप से एशिया का मानते हैं। पर इसकी अधिकांश आबादी यूरोप में रहती है, क्योंकि रसिया एशिया का भी पार्ट है। और स्टेपी जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड वीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग वीट बास्केट ऑफ एशिया बोलते हैं, है ना। ये सारा कहानी इसीलिए रचा गया है उतना देर से मेरे द्वारा, ठीक है। इसको वीट बास्केट ऑफ एशिया बोलते हैं। हमको अब नहीं लगता है कि और कुछ बचा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए बहुत चीज़ बचा हुआ है, पर इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बीपीएससी में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हमने एक जगह शॉर्टलिस्ट किया है। देखिए डेटा जो है हमने मिनरल बुक से लिया है और इंडिया ईयर बुक से हमने डेटा को उठाया है कि कौन से ओर में ऑस्ट्रेलिया कितने स्थान पर है। अगर आप आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। कहाँ पाया जाएगा आयरन ओर? अगर आपसे पूछ दे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। रिजर्व के रूप में भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है आयरन ओर के केस में। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ओर है। तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है पूरे विश्व में। गोल्ड के बारे में हमने बताया, कलगुरली, कुलगर्दी, माउंट मैग्नेट। तो गोल्ड के रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, प्रोडक्शन में नहीं, रिजर्व में। लीड को क्या बोलते हैं? आप पेट्रोल पंप पे देखते होंगे शीशा रहित पेट्रोल। लीड क्यों बैन किया गया? लीड इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये कैंसर काउजिंग सब्सटेंस है। पर लीड को हम लोग ऐड करते क्यों थे? लीड को क्यों ऐड करते थे पेट्रोल में? जो मैकेनिकल इंजीनियर लोग हैं आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। लीड को ऐड करने से पेट्रोल का आप ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर देते हैं। जब ऑक्टेन नंबर अच्छा हो जाता है तो गाड़ी में जो खट 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 की आवाज़ होती है, कुछ लोग बोलता है कि गाड़ी मेरा बड़ा स्मूथ चलता है, कुछ लोग बोलेगा कि होंडा का गाड़ी बहुत स्मूथ चलता है। भाई वो नॉकिंग कम हो जाता है। नॉकिंग जब कम होता है तो नॉकिंग को कम करने के लिए लीड को ऐड किया जाता था, पर इसको अब बैन कर दिया गया है। इसीलिए पेट्रोल पंप पे लिखा था शीशा रहित पेट्रोल। शीशा के केस में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है। थोड़ा सा और देखिए, यूरेनियम के बारे में हम लोग को जानकारी रहेगा। अब हम लोग इंड पर ही आ रहे हैं। अगर हम लोग यूरेनियम के केस में देखें तो पहले बताओ यार, यूरेनियम का आविष्कार किसने किया? यूरेनियम का आविष्कार 1789 में किया गया। यूरेनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लोग पर बैन लगा, जब अमेरिका ने बैन लगाया तो ऑस्ट्रेलिया भी हम लोग को यूरेनियम देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से संबंध को इम्प्रूव कर रहे थे, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम जब अमेरिका प्रतिबंध लगाया तो ये अमेरिका खेमे का देश है, ये भी हम लोग को यूरेनियम देने से मना करता है। पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से आप देखें, क्लैप्रॉक जो है यूरेनियम की खोज करते हैं। अगर यूरेनियम का प्रोडक्शन आपसे पूछता है कि कौन सबसे ज़्यादा करता है तो वो है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और इस तरह से अच्छा और कुछ थोड़ा सा देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया में वो कहाँ पर है? वो है ओलंपिक डैम माइन। ओलंपिक डैम माइन में है। ये किस पार्ट में है? ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमने वेस्ट और सेंट्रल बोल दिया तो सब चीज़ वहीं पर है, छोटा मोटा और भी जगह है। तो ओलंपिक डैम माइन जगह है जहाँ से प्रोडक्शन यूरेनियम का रिजर्व सबसे ज़्यादा है, और वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस तरह से जितने भी प्रश्न आएंगे आपके लिए चवन्नी भर के रहेंगे। विश्वास मानिए, कोई भी घटना चक्र, कोई भी फटना चक्र, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भी मार्केट में टेस्ट सीरीज जिस पे भी आपकी आस्था है, जिस पर आपका विश्वास है, उठा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन छांटिए और आप उसको बनाइए। विश्वास करिए बनेगा, और 100% स्ट्राइक रेट से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष।